हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यूपीएलटी ग्रेड के इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है इस चैनल पे, इसकी वजह से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। आंसर्स आपको पता हो सकते हैं, बट मेरे एक्सप्लेनेशन आपके लिए नए हो सकते हैं, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका नया हो सकता है और आपको इस क्लास में जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना। यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं आपके सामने और आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। अगर मैं चाहूं तो केवल मैं आपको आंसर बता दूंगा और वहां से आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान सा तरीका है और आपको ज्यादातर यही मिला होगा कि इसमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। तो आपसे कोई भी कहेगा कि देखो एंटर के साथ कभी इनटू मत लगाना और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। से एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। हालांकि यहाँ पे आप ऑन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है। नॉकिंग ऑन द डोर, सी एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। तो ये आपका एक सही तरीका हो गया कि आपको बता दिया कि ये आंसर है। बट क्या इसमें कुछ सीखने के लिए है? तो अभी ये चीज बहुत जरूरी है इंग्लिश के पेपर में सॉल्व करते टाइम। जब भी आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करिए तो आप उसमें जितनी चीजें निकाल सकते हैं क्वेश्चन से उतनी चीजें निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे एक ये समझना है कि एंटर के साथ वैसे तो आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हो कमरे में प्रवेश करने के सेंस में या फिर किसी और सेंस में, लेकिन अगर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट है तो फिर सही है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तब सही है। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में टू बिकम इन्वॉल्व इन दैट, तो वो सही हो जाएगा एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर सही है। लेकिन एंटर इनटू अ रूम नहीं सही है, एंटर रूम होगा। वहां पे फिर टू कम का सेंस हो जाता है। एंटर का मतलब ही केम इनटू द रूम। एंटर में वहां पे इनटू आप कह सकते हो कि इन्वॉल्व होता है या होता है। क्लियर? तो सी एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। दूसरी बात सीखने की बात यह है कि जो विदाउट है ना, ये प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए था। यहाँ पे मैंने नॉकिंग लिखा है, क्योंकि अगर वर्ब है और उसको नाउन बनाना है तो आईएनजी फॉर्म में उसको जीरन बनाते हैं और वो नाउन का काम करता है। तो विदाउट के बाद यहाँ पे नॉकिंग ही लिखना पड़ेगा। यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा कैसे, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आया है ऐसे ही कुछ भी, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर। क्लियर? तो फ्रॉम हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और अगर प्रीपोजिशन है तो गो वर्ब है, गलत हो जाएगा, गो नहीं हो सकता। फिर यहां पे क्या होगा? गोइंग। तो यहां से आपको एक बात और एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर किसी सेंटेंस में हमें प्रीपोजिशन मिलता है तो हम प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज नहीं करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और वो एक्चुअल में आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं होती है, वो नाउन का काम करती है। क्लियर? तो 2-3 बातें आपको सीखने को समझ में आ गई होगी, मिल गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन है, अगेन चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। I am obliged of you for this good turn. I am obliged to you for this good turn. I am obliged with you for this good turn. I am obliged to you by this good turn. आगे देखो, obliged का मतलब होता है कृतज्ञ होना, है ना, आभारी होना। तो किसी पर्सन के लिए, किसी काम के लिए। जैसे मैं जिम्मेदार हूं किसी पर्सन के लिए, किसी काम के लिए। तो obliged है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इस बात को ध्यान रखो। obliged, ठीक है, obliged, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, इन सब के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर पर्सन है तो टू समबडी, और नहीं तो फिर फॉर समथिंग। कोई पर्सन है तो आप उसके लिए टू लगाओगे और नहीं तो फिर फॉर समथिंग लगाओगे। कोई चीज है तो फॉर लगाओगे। जैसे मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूं तो आई एम अकाउंटेबल टू यू, आई एम अकाउंटेबल टू यू फॉर योर, और जो भी कोई काम है तो फॉर दिस वर्क या फॉर योर वर्क या फॉर योर इन्वॉल्वमेंट, किसी भी चीज के लिए। तो यहां पे सही ऑप्शन बन पाएगा आई एम ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न। अभी इसी की जगह पे, इसी ओब्लाइज की जगह पे केवल अकाउंटेबल आ जाता, अकाउंटेबल, तो फिर भी यही ऑप्शन बनता, बी वाला ऑप्शन। और ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, अकाउंटेबल लगा के दे देगा। यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही अकाउंटेबल लगा के दे देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट एग यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। अभी देखो, एग ऑन करना, एग ऑन करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से किसी को उकसाना, थोड़ा सा इंकरेज करना। कई बार निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन बन पाएगा यहाँ पे अर्ज करना, क्योंकि डैम्पेन का मतलब तो होता है, डैम्प एक वर्ड होता है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, तो डैम्प एडजेक्टिव है। या फिर ये पूछा जाएगा कि इस डैम्प को वर्ब बनाइए, तो वर्ब बना दीजिए डैम्पेन, दिया रहिए डैम्पेन, है ना। डैम्पेन कर दोगे तो ये वर्ब बन जाएगा, डैम्प से बनने वाला वर्ब है डैम्पेन। तुम मेरे उत्साह को डैम्पेन नहीं कर सकते, यू कैनॉट डैम्पेन माई इंथुजियाज्म।
तो आप जो है मेरे उत्साह को, मेरे इंथुसिज्म को, मेरे एनर्जी को डैम्पेन नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, यानी कि डिस्करेज नहीं कर सकते। अच्छा, हिंडर जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा। हिंडर मतलब बाधा डालना। हैम्पर, और गर्ल विथ अ बास्केट आपने पढ़ा होगा इंटर में, तो वहां पे हैम्पर थी, वो लड़की टोकरी लेके खड़ी हुई है। ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट, इंपीड करना और थ्वॉट करना। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक से एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इडियम्स और ये सेइंग और ये सब चीजें आती रहती हैं। डोंट किल द गूज, बहुत अच्छा है। डोंट किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स, दैट लेज गोल्डन एग्स। ठीक है, डोंट किल द गूज दैट लेज गोल्डन एग्स। क्या मतलब हुआ कि उस गूज को मत मारो, उस पक्षी को मत मारो जो गोल्डन एग्स देती है, यानी कि उस सिचुएशन को खराब मत करो जहां से आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। सो डोंट डिस्ट्रॉय दोस थिंग्स दैट मेकिंग यू अ गुड वेल्थ या गुड मनी, कुछ भी। तो ये समझ में आ गया 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारे पास रिचेज। अभी देखो ये जो वर्ड है ना रिचेज, ये आपके पोएट्री सेक्शन का एक क्वेश्चन था। मैंने डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठा लिया, मैंने वो पोएट्री सेक्शन उठाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इस रिचेज वर्ड में कुछ समझाने को है, कुछ बताने को है। अभी आपको, अगर आप पोएट्री सेक्शन पढ़ोगे फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये जरूरी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बाहर से भी बता सकते हो। समझने के लिए एक वर्ड समझते हैं, रिच। ये सबको पता है कि रिच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, आई एम रिच, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्रेव, तो रिच आपका एडजेक्टिव। अब ये जो रिचेज वर्ड है ये कैसे बन गया? क्या एडजेक्टिव में ऐसे यस लगाया गया? तो नहीं। जो आप ये गुड पढ़ते हो ना, गुड एडजेक्टिव होता है, लेकिन गुड्स नाउन होता है। क्लियर? उसी तरह से रिचेज क्या है? नाउन। रिचेस का मतलब होता है वैल्यूएबल पोजेशन। आपके पास बहुत सारा मटेरियल वेल्थ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो रिचेज है। क्लियर? फ्रॉम रैग्स टू रिचेज, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में तो सबसे अच्छी बात है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज क्या मतलब होता है? रैग्स मतलब होता है कि पॉवर्टी, बहुत गरीबी, और रिचेज मतलब बहुत सारा धन दौलत। तो गरीबी से अमीरी तक, फ्रॉम रैग्स टू रिचेज। तो यहाँ पे जो रिचेज है ये नाउन है, पहले ये समझना है। ये एडजेक्टिव नहीं है, और एडजेक्टिव में ऐसे एस लगा के हम नाउन नहीं बनाते, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज कुछ भी नहीं है। ये अलग है और ये अलग है। तो रिच एडजेक्टिव है, रिचेज नाउन है, और रिचेज का मतलब होता है खूब सारा पैसा, खूब सारी वैल्यूएबल चीजें, खूब सारा धन दौलत। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मनी भी दिया, मटेरियल गेन्स भी दिया, बट होगा यहाँ पे मटेरियल गेन्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें वो सब कुछ इन्वॉल्व करते हुए, इसकी वजह से वहां पे मटेरियल गेन्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेलिंग। अब देखो स्पेलिंग करेक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो स्पेलिंग करेक्शन जो मुझे लगता है कि आपको सिखाया नहीं जा सकता। स्पेलिंग करेक्शन कई बार आपको सुनने में आता होगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करो तब हो जाएगी सही, बट आप प्रोनाउंसिएशन सही करने जाते हो तो फिर बहुत सारी चीजें खराब होने लगती है। क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, मतलब जो हमारा ये कंट्री का माहौल है, वहां पे हर जगह पे भाषा बदलती है, तो कई बार सही शब्द की गलत प्रोनाउंसिएशन ही सही होती है वहां के हिसाब से, तो इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन से भी नहीं हो पाता है। तो स्पेलिंग करेक्शन का एक पार्ट है, वो आपको खुद समझना होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जब भी स्पेलिंग हो ना, अपने तरीके से उस स्पेलिंग को तोड़ो। अगर आप चाहते हो कि मुझे बस स्पेलिंग करेक्शन अपनी सही करनी है, जैसे कनाइजर है, मैं आपको बताता हूं, इसको बोलेंगे तो कनाइजर है ना, और तोड़ेंगे कैसे? CON, कॉन, NOISSEUR। अब ये मैंने से तोड़ रखा है, मैंने इस स्पेलिंग को हमेशा के लिए ऐसे ही तोड़ रखा, और मैं हमेशा स्पेलिंग करेक्शन में तो मेरा मानना होता है कि शब्दों को जितने पार्ट में आप तोड़ सकते हैं, कॉन, नॉइज, बस नॉइज में डबल एस ही ध्यान रखना, तो कॉनाइजर बन जाएगा CONNOISSEUR। या फिर कई लोग आपको बताएंगे कि डबल एन डबल एस होता है, बस ध्यान रखना, डबल एन डबल एस ध्यान रखना, बाकी आप स्पेलिंग मिला लोगे तो कनाइजर हो जाएगा। कनाइजर का मतलब होता है पारखी, बहुत बड़ा एक्सपर्ट है उस फील्ड में, स्पेशली आपका आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, इसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। अभी इस ग्रास वर्ड को ना वर्ब, जैसे अभी डैम्प वर्ड था, मैंने कहा इसको वर्ब बनाइए, तो आपने क्या किया? डैम्पेन कर दिया, क्योंकि डैम्प क्या था? एडजेक्टिव, और डैम्पेन क्या था? वर्ब। चलो, तो ग्रास वर्ड जो है ना वो नाउन भी होता है, और ग्रास अपने आप में वर्ब भी होता है, तो सही ऑप्शन ही होगा। हालांकि ग्रेज भी वर्ब है, बट ग्रेज का मतलब था घास चरना, तो कई बार आपको ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ग्रास के लिए ग्रेज लगा देंगे आप, सही ऑप्शन ग्रास ही रहेगा। ग्रास नाउन भी है और ग्रास वर्ब भी है, मतलब ग्रास अपने आप में नाउन भी होता है और ग्रास अपने आप में वर्ब भी होता है। इससे एक वर्ड है पेन, मैं कहूं पेन को वर्ब बनाओ, तो सर पेन नाउन भी है और पेन वर्ब भी है, तो दोनों सही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ग्रास के लिए आपका वर्ब लगा देना ग्रास। ग्रास का मतलब होता है ग्रास ऑन करना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल। अगेन देखो, आपके पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने को बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, किसी शब्द का अगर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्टिंग से ही समझते हुए चलो। जब भी आपको कोई वर्ड मिलता है तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच को जरूर ध्यान रखिए। अब देखो इंटरनल है, तो इसको अगर वर्ब बनाना है ना तो ये है इंटरनलाइज करना। क्लियर? एंटर का मतलब होता है दफनाना, DURY, टू बेरी। इसका अगर नाउन फॉर्म बनाओगे ना, ये एंटर वर्ब है, दफनाना, तो इसका नाउन फॉर्म होगा एंटरमेंट, एंटरमेंट, ध्यान रखिएगा। और ये इंटरनल का बन जाएगा इंटरनलाइज करना। अच्छा, इस इंटरनल एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना हो तो इंटरनली। अभी ये इंटरवेंशन है, तो एक वर्ड होता है इंटरवेन, मध्यस्थता करना, इंटरवेन करना, बीच में टोकना, किसी को रोकना, इंटरवेन करना, उसका नाउन फॉर्म इंटरवेंशन हो जाएगा। इस इंटर का नाउन फॉर्म इंटरमेंट हो जाएगा और उस इंटरनल का इंटरनलाइज हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शेल डैश ऑफ माय स्टोरी। अब इस क्वेश्चन में देखो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं आपको। एक तरीका ये था कि सिर्फ इतना बता देता था कि इसका सही आंसर है लूज द थ्रेड, और ये आपको कोई भी बता देगा, कोई भी एक्सप्लेन करके बता देगा कि इसका सही आंसर ये लगा लो। बट क्या इस क्वेश्चन से और भी कुछ चीजें जो निकाली जा सकती है? तो ये देखिए, सबसे पहले यू डिस्टर्ब मी एक बात, आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी एक बात, मतलब एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, और दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए चाहिए होता है कंजंक्शन। इफ हमारा कंजंक्शन है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई बात जोड़ी जा रही होगी तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये मिलकर बना देगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझिएगा, इतनी बातें आपको समझा दी मैंने। अब है तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में कि कैसे बना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो वो अलग चीज है, बट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब एक जो एरर इसमें है वो ये समझना है कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाली क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो फ्यूचर में मत दिखाइएगा, विल और शैल मत लगाइए। यानी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाली क्लॉज है इसके साथ विल और शैल मत यूज कीजिएगा। इफ यू विल डिस्टर्ब मी, ये भी एक एरर आता है पेपर में, इफ यू विल डिस्टर्ब मी गलत हो जाएगा, या फिर आपको फिलर में के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यू इफ के साथ विल और शैल मत लगाइएगा। अगर इसको ग्रामेटिकली टर्म में कहूं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है उसमें हम विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? मेन क्लॉज में करते हैं, तो मेन क्लॉज में लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों फ्यूचर दिखाने के लिए, यदि तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे मैं अपनी कहानी का जो थ्रेड है, मतलब जो सुना रहा हूं जिस तरीके से, वो सब खो दूंगा। तो आई शैल लूज द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। क्लियर? पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, बट आई कांट पुट अप विद यू मोर, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉलरेट करना, इसमें कोई और सेंस बन नहीं पाएगा। लूज द थ्रेड का मतलब होता है जिससे कहानी खो देना। क्लियर? कैंडिड वर्ड के लिए आपको सिनोनिम बताना है, तो कैंडिड का मतलब होता है बहुत ही आउट स्पोकन, जिसको आप बोलते हो, है ना, आउट स्पोकन, यानी कि बहुत ही फ्रैंक, बहुत ही ब्लंट, बहुत क्लियर, साफ साफ बोलने ना तो फ्रैंक हो जाएगा। बाकी अपेरेंट और एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट के लिए आपको आता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अंतर्निहित और बहुत ही खुला हुआ है एक्सप्लिसिट, लेकिन कैंडिड के लिए सही ऑप्शन बन जाएगा फ्रैंक। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारे पास, हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग, इट डैश ऑल द मेजर इश्यूज। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, क्योंकि स्पीच उसकी डिसअपॉइंटिंग थी, अब ध्यान दो, तो क्या उसने सारी चीजों को प्रोजेक्ट किया होगा? कभी नहीं। क्या उसने कुछ रिवील किया होगा? अरे भाई डिसअपॉइंटिंग है तो फिर ये तो बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। सही ऑप्शन है स्कर्टेड। एक्चुअल में जो स्कर्ट है ना, ये अपने आप में नाउन भी होता है और अपने आप में वर्ब। ये जो स्कर्ट पहनने वाला था वही है, वर्ब फॉर्म में होता है। एक टॉपिक के बाहर ना जाना, एक एरिया के बाहर ना जाना, ये एक रेंज को टच ना करना, है ना, उन चीजों को अवॉइड करते हुए, तो इसी वजह से स्कर्टेड। इट स्कर्टेड ऑल द मेजर इश्यूज, उसने मेजर इश्यूज के बात ही नहीं की, मतलब उनको टच ही नहीं किया, उनको किनारे कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो सही ऑप्शन बन पाएगा स्कर्टेड। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रिफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीटेड एक्शंस के लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हो? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्लीटेड एक्शन के लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो सही ऑप्शन बन पाएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3, ये होता है कंप्लीटेड एक्शन। और इसका पैसिव बनाओगे तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, ये इसका पैसिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। Which of the following sentences is in present perfect continuous tense? तो कौन सा इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस मामले में सही ऑप्शन बन पाएगा आई हैव बीन मेकिंग केक्स। हालांकि सिंस और फॉर भी लगाना चाहिए था, ये ऑप्शन बन पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून।
वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत रेयरली, बहुत कभी कभार, ओकेजनली। तो इस सही ऑप्शन पड़ेगा वेरी रेयरली। क्लियर। अब ये जो मून वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना। ओवर द मून, बहुत ज्यादा खुश। ऑन क्लाउड 9, ओवर द मून। और एक ध्यान रखिएगा, वंस इन अ ब्लू मून, ओवर द मून, दो याद रखिएगा, बहुत है। मेनी मून्स अगो। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मेनी मून्स अगो। बहुत बार आप कोई कहानी सुनाने जाते हो ना तो बोलते हो मेनी ईयर्स अगो। उसी तरह कमेंट बॉक्स में बताइए मेनी मून्स अगो का मतलब क्या होता है। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। देखिए गॉन्टलेट क्या होता है, एक तरह की, जैसे बाहुबली मूवी आपने देखी है कुछ इसे, वो अपने बॉडी पे पहने होते हैं कुछ लड़ाई के टाइम पे, है ना, वो जो चेस्ट वेस्ट को कवर करते हुए, तो वो गॉन्टलेट होता है। टू थ्रो द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को चैलेंज देना। अगर आप किसी को चैलेंज दे रहे हो तो यू आर थ्रोइंग द गॉन्टलेट, और चैलेंज देने का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। तो सही ऑप्शन बन पाएगा टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। और बाकी थ्रो कर दोगे तो फिर आप चैलेंज दे दोगे। नेक्स्ट है, सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। ये नरेशन का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट नहीं किया गया कि ये नरेशन है, डायरेक्शन नहीं दिया गया है, बाकी आप समझ जाओगे ऑप्शन से नरेशन है। तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करोगे तो चार ऑप्शन सही चले जाएंगे। कनेक्टर के तौर पे दैट लगाओगे तो चार ऑप्शन सही समझ में चले जाएंगे। अब टेंस कौन सा, आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड, ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ले जाओगे तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो हैव ऑलवेज बीन हैड ऑलवेज बीन में चला जाएगा। तो हैड ऑलवेज बीन में सिर्फ दो है, तो ये दो खत्म हो गए, ये नहीं हो पाएंगे, मतलब ये और ऑप्शन खत्म हो गया। अब प्रोनाउन का चेंज देखो, आई फर्स्ट पर्सन है, सोहन के हिसाब से ही होगा, यही ऑप्शन बन पाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई, अभी योर का चेंज करोगे सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से माई हो जाएगा। क्लियर। तो देखो अभी आज की क्लास में मैंने केवल 15 क्वेश्चंस ही लिए हुए थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि मैं आपके व्यू समझ पाऊं कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को समझ पा रहे हो या नहीं। तो जैसा भी आपको समझ में आया हो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ भी आपको टॉपिक जो है कि मुझे ये टॉपिक में समझना है सर, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये टॉपिक आप स्टार्ट करो, तो आप अपने कमेंट दे सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसको देखूंगा और फिर उसके बाद से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही स्टार्टिंग जो लेवल होगा वो बहुत ही जीरो लेवल होगा, और बिल्कुल वहां से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ नई चीजों के साथ होंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।